हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPSC 110 का यूनिट नंबर 10 का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है रीसेटलमेंट एंड रिटर्न ऑफ रेफ्यूजीज। कि पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि रेफ्यूजीज होते क्या हैं, माइग्रेंट्स क्या क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल एरियाज कौन कौन से ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे रेफ्यूजी सबसे ज़्यादा आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वो सारे रेफ्यूजीज एक जगह तो आ गए और अब उनका रीसेटलमेंट कैसे करेंगे देश। अब अगर उनके पास रेफ्यूजीज ज़्यादा तादाद में आ गए तो उनको रिटर्न कैसे करेंगे, तो ये इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। तो UNHCR का एक की मैंडेट है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका ये काम है कि जो रेफ्यूजीज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए परमानेंट सॉल्यूशन को यहाँ पर देना है। तो होता क्या है कि एक देश से दूसरे देश में लोग अगर ज़्यादा तादाद में जाने लगेंगे तो होगा क्या कि उस जो जो होस्ट कंट्री है उसमें इतने सारे लोग जाएंगे तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ेगा तो वहाँ के जो पहले से रहने वाले लोग हैं उन पर टैक्स बढ़ेगा, उन पे टैक्स बढ़ेगा तो पूरी कंट्री जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की यहाँ पर इन्फ्लेशन में उसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई तो लोग खाएंगे क्या। इन सभी लोगों के आने से वहाँ पे जो पहले से रहने वाले लोग हैं उन पर और बर्डन पड़ जाएगा कि हमें ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा कमाने के लिए वर्किंग आवर्स ज़्यादा लगने पड़ेंगे, ज़्यादा अपने शरीर को वो नुकसान पहुंचाएंगे काम करने के लिए। फिर अल्टीमेटली जो पैसा मिलेगा उससे वो आराम से अपना खाना यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन लोगों की वजह से उन पर बर्डन पड़ गया। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई देती है कि रेफ्यूजीज जो हैं आए तो सही है पर इतने भी ज़्यादा ना आ जाएं कि उस देश पर इतना बर्डन पड़ जाए कि उसके खुद के लोगों को यहाँ पर खाने के लाले पड़ जाएं। तो इसीलिए UNHCR का जो मैंडेट है वो ये कहता है कि हमें रेफ्यूजीज के लिए यहाँ पर परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो 2016 में यहाँ पर जो रीसेटलमेंट प्रोग्राम्स में जो भी मेंबर कंट्रीज थी, तो 2015 में हमें बताया जाता है कि 33 ऐसे देश थे जो कि 2015 में इसके मेंबर थे और अब 2016 में 37 देश ऐसे हो चुके हैं जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जो रेफ्यूजीज हैं उनको परमानेंटली यहाँ पर सॉल्यूशन किया जाए उनका। स्टेट्स इन यूरोप एंड लैटिन अमेरिका एस्टैब्लिश न्यू रीसेटलमेंट प्रोग्राम्स। अब जो यूरोप और लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्रीज हैं उन्होंने कुछ नए रीसेटलमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर चालू कर रखे हैं ताकि जो रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम है वो उनसे यहाँ पर कहीं ना कहीं छुटकारा पा सकें। क्योंकि अल्टीमेटली जो रेफ्यूजीज होते हैं ये तो भाग कर आते हैं, इन्हें कुछ पता होता नहीं है दूसरी कंट्री का कि वहाँ कैसे हाल है, बस भाग के आ गए, रहने लग गए। अल्टीमेटली फिर होता क्या है कि जो गवर्नमेंट है उस पर ही ज़्यादा बर्डन पड़ने लगता है। तो इसीलिए देशों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम है उनका यह परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढें। तो अगर हम 2016 के डेटा की बात करें तो लगभग लगभग जो 5 लाख के करीब ऐसे रेफ्यूजीज थे जो कि एक कंट्री में आ तो गए पर उसी कंट्री से उन्हें वापस से डिपोर्ट कर दिया गया उनके ओरिजिन से ही। तो ये सभी हमें देखने को मिलता है क्योंकि अगर ज़्यादा रेफ्यूजीज आने लगेंगे, ज़्यादा को जो देश है उसको शेल्टर यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा तो उस पर बर्डन बढ़ जाएगा, उस पर खर्चा बढ़ जाएगा इन सभी लोगों को यहाँ पर खातिरदारी करने का। तो इसी वजह से इनको डिपोर्ट भी कर दिया जाता है, जहाँ से वो आते हैं उन्हें वहीं भेज दिया जाता है। और मेजॉरिटी जो होते हैं वो अफगानिस्तान जाते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि ये इन दोनों जो देश हैं इन दोनों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉलिटिकली अनस्टेबल देश हैं। ठीक है, टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है, खाने पीने की किल्लत हुई पड़ी है। तो इसी वजह से ये दो देश ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं यहीं पर वापस से डिपोर्ट कर दिए जाते हैं अगर हम एशिया के कंटेक्स में देखें तो। अब बात करते हैं कि जो ये UNHCR है उसका मैंडेट क्या है। तो ये कहता है कि जो भी मेंबर स्टेट इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं उनको इक्वल तरीके से यहाँ पर बर्डन को शेयर करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शेयर करना चाहिए ताकि जो वर्ल्ड के रेफ्यूजीज हैं उन्हें हम सपोर्ट कर सकें। सारे मेंबर्स जो कि इस मैंडेट का हिस्सा हैं 2016 वाले मैंडेट का, तो उसमें क्या है कि जो भी सारे देश का मेंबर हैं वो इक्वल शेयरिंग करें बर्डन की और इक्वल शेयरिंग करें रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर होस्टिंग की, कि भाई वो आ रहे हैं हमें इनका ध्यान भी रखना पड़ेगा तो उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, शेल्टर चाहिए। तो ये सभी इक्वली डिवाइडेड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक देश पे सारे हमने बर्डन डाल दिया, आगे पता क्या चला कि वो देश वो दिवालिया हो गया, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब किसके लिए करा जाता है कि जो रेफ्यूजीज हैं, जो अलग अलग
देशों से आ रहे हैं उनको यहाँ पर हम सपोर्ट कर सकें। जिसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी उसकी कैपेसिटी है, वो उसके हिसाब से यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। यहाँ पर किसी के कंपल्शन नहीं डाला कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही आपको यहाँ पर सारे इनके इंतजाम करने हैं। यहाँ पर जो जिसकी जितनी हैसियत है, ठीक है, वो उतना अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दे सकता है। तो सिंपल है। अब नेक्स्ट आता है इंडियाज परसेप्शन एंड रिस्पॉन्स टू रेफ्यूजी प्रॉब्लम। अब इंडिया का क्या रोल है रेफ्यूजी प्रॉब्लम में? तो 1951 का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है और 1967 का जो प्रोटोकॉल है यूएनसीआर का, तो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। इंडिया इसका एक सिग्नेटरी नहीं है, पर इंडिया सबसे बड़ा शेल्टर हब है रेफ्यूजी पॉपुलेशन का साउथ एशिया में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ किया नहीं। तो यूएनएचसीआर से मिलती जुलती जो भी कुछ इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंडिया ने इनको साइन करके रखा हुआ है, ठीक है, ताकि जो भी हम रेफ्यूजीज को एंटर करने दे रहे हैं वो यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर उनको सपोर्ट मिल सके। और साथ ही साथ ये भी कंडीशन है कि जो यहाँ पर बोनाफाइड सीकर्स हैं, मतलब जो यहाँ पर लोग प्रमाणिक तौर पर रह रहे हैं यहाँ, मतलब एक देश है फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि जो माइग्रेंट्स हैं या रेफ्यूजीज हैं, अगर वो बांग्लादेश से इंडिया आएंगे तो हम उसको यहाँ पर असाइलम दे देंगे, ठीक है। और वहीं अगर दूसरा एग्जांपल लें, यहाँ पर कंबोडिया का अगर एग्जांपल लें, तो कंबोडिया से रेफ्यूजी भाग कर आए इंडिया में, तो इंडिया ने क्या किया है, जो कंबोडिया के रेफ्यूजीज हैं उनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करके नहीं रखा हुआ कि भाई हम कंबोडिया के जो रेफ्यूजीज आएंगे हम उनको असाइलम नहीं देंगे। तो ये हो गया यहाँ पर कि इंडिया ने जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया वो वहाँ के रिफ्यूजीज को यहाँ पर रिजेक्ट कर सकता है। वहीं जो बोनाफाइड सीकर्स हैं, जो प्रमाणिक तौर पर रेफ्यूजी बनकर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल बांग्लादेश से, इंडिया उनको कभी मना नहीं कर सकता कि आ जाओ भाई इंडिया में आ जाओ, काम कर लो। तो ये यहाँ पर पंगा चलता रहता है। और अगर हम आगे की बात करें, इंडिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें रेफ्यूजी इन्फ्लक्स देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं इंडिया के पड़ोस में, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, जहाँ से बल्क क्वांटिटी में रिफ्यूजीज भागकर आए हुए हैं। जैसे कि जब बांग्लादेश में 1971 का वॉर हुआ तो बहुत सारे जो लोग थे बांग्लादेशी जो थे, वो कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भाग गए, कहीं और सेंट्रल इंडिया में भाग गए, वेस्ट बंगाल में आके बैठ गए। तो इन सभी से होने का लगा कि बहुत बड़ा मास इन्फ्लक्स हो गया एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का इंडिया में। और अगर हम और आगे पिछले की बात करें, 1959 की बात करें, तो तिब्बतियन जो लोग थे, जब चाइना ने अटैक किया तिब्बत के ऊपर, तो वहां से भी लोग भाग भाग कर इंडिया में आने लगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया में उत्तराखंड में आने लग गए, हिमाचल में आने लगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भाग भाग के जाने लगे, नेपाल में भाग गए कुछ। तो इसी वजह से इंडिया जो है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हब बना हुआ है रेफ्यूजीज के लिए। और जब श्रीलंकन रेफ्यूजीज आए इसके बाद में 1980s की बात में, तो श्रीलंकन रेफ्यूजीज का तो इस हद तक यहाँ पर जो इन्फ्लक्स था वो बढ़ गया कि इंडिया के खुद के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का इन्होंने एसोसिएशन भी कर दिया, मतलब इनको मार दिया। जो श्रीलंका के जो सिन्हालीज थे, तमिलियंस थे, इन दोनों में जो एथनिक कन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, उसी के चलते कुछ रेफ्यूजीज श्रीलंका से तमिलनाडु भाग कर आए और यहाँ पर राजीव गांधी जी को यहाँ पर उनका असैसिनेशन कर दिया। तो ये है अभी का स्टेटस हमारे रेफ्यूजीज का, कि क्यों इंडिया में रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम है उसको इतना सीरियसली लिया जाता है। और नेक्स्ट है कि अब ऐसे कौन कौन से देश हैं जहाँ पर जो इंडिया है उनको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। तो कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि ईरान, म्यांमार, सूडान, ठीक है। इन सभी देशों में से जो भी रेफ्यूजीज भाग कर आते हैं उनको स्मॉल नंबर्स में यहाँ पर सपोर्ट दिया जाता है कि भाई आ जाओ। और उसी के साथ साथ तिब्बतियन, श्रीलंकन, बांग्लादेश के चकमा जो लोग होते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में जो रहते हैं, उनको भी इंडिया सपोर्ट करता है। और बाकी के जो लोग हो गए जैसे कि अफगान, बर्मीज यानी म्यांमार के जो लोग हैं, सूडानीज, ये सब यूएनएचसीआर के मैंडेट के अंडर आते हैं। अगर यूएनएचसीआर के मैंडेट ने कहा कि भाई तुम यहाँ पर शरण ले सकते हो तभी ये आ सकते हैं, वरना इंडिया इनको सपोर्ट नहीं करता है। और इन पे जो लॉज लगाए जाते हैं वो एलियंस जैसे लगाए जाते हैं। तो इंडिया में जो सिटीजनशिप चलती है वो दो तरीके से चलती है। एक तो होते हैं यहाँ पे नॉर्मल सिटीजन जो कि पहले से रह रहे हैं, और एक होते हैं फॉरेन, जिसे हम एलियंस कहते हैं। तो जो बाहर से जो रेफ्यूजीज आए हुए होते हैं
ये इनको इंडिया में एलियन लॉज के अंदर यहाँ पर इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इनको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि ये बाहर से आए हुए हैं, एलियंस है, तो इनको एलियंस की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जाए। और अगर किसी को सिटीजनशिप देनी हुई नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे, तो वह इंडियन पार्लियामेंट के हाथ में रहता है कि इंडियन पार्लियामेंट को लगा कि पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, अगर उसे नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे हमें सिटीजनशिप देनी चाहिए, तो वो इंडियन पार्लियामेंट एक लॉ पास करके यहाँ पर दे सकता है। तो अल्टीमेटली सारी पावर यहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट के पास रहती है। तो इन सभी को हमें अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ना कोई मिनिस्ट्री तो चाहिए ही। अगर कोई मिनिस्ट्री नहीं हुई, फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्ट्री एक दिन उठकर आई और कहा भाई जो सारे रेफ्यूजीज हैं उनको हम सिटीजनशिप दे रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तो इसको देखते हुए कुछ दो हमारे पास पर्टिकुलर जो मिनिस्ट्रीज हैं वो आती हैं, जो कि होती है होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसमें जो होम मिनिस्ट्री होती है वो होती है कि इनका रिहेबिलिटेशन और सेटलमेंट, मतलब जो लोग भाग कर आए हैं इंडिया में उनका सेटलमेंट करना है, उनमें बस्तियां बसानी है, उसके बाद उनका रिहेबिलिटेशन करना है, उनको एक पर्टिकुलर एरिया देना है यहाँ पर रहने के लिए। तो ये सब होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। वहीं एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्ट्री होती है वो बायलैटरल नेगोशिएशंस करती है दूसरी कंट्री के साथ। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश से जो लोग इंडिया भाग कर आए, तो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री वो क्या करेगी कि बांग्लादेश के साथ कुछ नेगोशिएशंस करेगी कि भाई इतने सारे रेफ्यूजीज मत भेजो, थोड़े कम कर लो, ठीक है, इसमें बार्गेनिंग भी चलती है। तो ये सब यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स के नाम पर किया जाता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं पर्टिकुलर स्टेट्स की, वो उनके प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर रेफ्यूजीज कैंप भी लगा सकती है लोकल लेवल पे। तो ये सब इनके जुरिसडिक्शन में आता है। अब नेक्स्ट आता है इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज। तो ऊपर हमने देखा कि जो इंडिया है वो यूएनएचसीआर की कन्वेंशन जो हुई थी उसका सिग्नेटरी नहीं है। अब इसका जो रीज़न है हमें वो दिया गया है यहाँ पर कि डिस्पाइट हाउसिंग मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज, की मिलियंस में रेफ्यूजीज इंडिया में रहते हैं, तब भी इंडिया ने रेफ्यूजी कन्वेंशन को यहाँ पर रेटिफाई नहीं दिया, मतलब इसको मंजूरी नहीं दी। क्योंकि दिल्ली जो है, इंडिया जो है, उसको ये डर लगता है कि जो ओरिजिनल कन्वेंशन है वो यूरोसेंट्रिक है। मतलब यूरोसेंट्रिज्म का ये मतलब है कि वो जो मास माइग्रेशन है ह्यूमन हिस्ट्री में, उन्हें कहते हैं कि भाई जो भी रेफ्यूजी तुम्हारे यहाँ भाग कर आ रहा है उसको अलग अलग ट्रीट करो, ठीक है। पर इंडिया को इससे डर लगता है कि अगर हमने अलग अलग सबको ट्रीट करने शुरू कर दिया तो इनमें कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट की यहाँ पर जो विल है वो यहाँ पर आने लगेगी, और ऐसा ना हो कि ये सारे रेफ्यूजीज एक साथ मिलकर इंडिया के ही लोगों को यहाँ पर मारना शुरू कर दें, ख़त्म करना शुरू कर दें। तो इसी की वजह से जो इंडिया है यहाँ पर इनको अलग अलग ट्रीट करने की बजाय एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इक्वली ट्रीट करने की बात यहाँ पर रखता है, क्योंकि इंडिया की एक डिस्टिंक्ट यहाँ पर डेफिनेशन है नेशनल इंटीग्रेशन की और सिटीजनशिप की। फर्दर मोर अगर हम देखें तो इट इग्नोर्स मिक्स माइग्रेशन। जब इंडिया है वो मिक्स माइग्रेशन को भी यहाँ पर इग्नोर करता है, विच इंडिया हैज ट्रेडिशनली एक्सपीरियंस। अब फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश से कुछ लोग आ गए, बर्मा से कुछ लोग आ गए, अफगानिस्तान पाकिस्तान से कुछ लोग आ गए। अब इनमें होगा क्या कि अलग अलग कम्युनिटीज आ गई। अब भाग के तो एक साथ आ गए, और रहेंगे क्या एक साथ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी पे यहाँ पर डोमिनेट करने की कोशिश करेगी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स भी होने लगेंगे। तो इसी वजह से इंडिया मिक्स्ड माइग्रेशन को यहाँ पर इग्नोर भी करता है, जो कि दिल्ली का एक मेजर प्रोपोनेंट है इस कन्वेंशन को लेकर। और लास्ट में आता है हमारे पास स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज इन इंडिया, कि जो इंडिया में रेफ्यूजीज हैं उनका स्टेटस क्या रहा है। तो सबसे पहले बात यहाँ पर की जाती है श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजीज की, कि जो श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजीज हैं जो कि लिट्टे के डर से इंडिया में भाग कर आए तमिलनाडु में, तो उनको 243 यहाँ पर कैंप्स में रखा गया, जो कि डेमोग्राफिक जो एरिया था इंडिया का उसमें कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, तो इनको यहाँ पर रख लिया गया। पर जो मिलिटेंट रेफ्यूजी ग्रुप्स थे जो कि फॉर एग्जांपल मिलिट्री के रूप में रेफ्यूजी बन के आए थे, वो श्रीलंकन कन्फ्लिक्ट को इंडियन सॉइल पर भी यहाँ पर उन्होंने चालू करना शुरू कर दिया कि इंडिया की ज़मीन है और श्रीलंकन यहाँ पर कन्फ्लिक्ट करने आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो असैसिनेशन हुआ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का वो पॉसिबल हो सका। क्योंकि कुछ मिलिटेंट जो ऐसे थे वो
मिलिट्री के नाम पर इंडिया में भागकर आए और प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो थे उनको यहाँ पर इन्होंने मार दिया। उसके बाद होने क्या लगा कि जो होस्ट कम्युनिटी थी, जो तमिल कम्युनिटी थी, वहां पर रेफ्यूजीज के मुद्दों को उठाया गया कि भाई जो श्रीलंका से तमिल लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ की जो होस्ट कम्युनिटी है उसको डीपली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो तमिल लोग थे यहाँ पर, इनकी जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स थी उसमें भी बहुत सारे चेंज देखने को मिले। साथ ही साथ श्रीलंका के साथ जो भी बायलैटरल रिलेशंस थे वो भी हम इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि राजीव गांधी जी के असैसिनेशन के बाद से ही जो तमिलनाडु या जो पर्टिकुलरली इंडिया है और श्रीलंका है उसके जो रिलेशंस हैं उसमें बहुत ही बड़ी यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिला। और उसी के साथ साथ अगर हम आज भी देखें तो बांग्लादेश से जो भी आने वाले रोहिंग्या मुसलमान हैं वो भी जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो भी ना इन्हें बाहर भगाने की कोशिश करते हैं कि जैसे तैसे करके इन्हें बाहर भगा दो, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में हम रह रहे हैं वो जो रोहिंग्या मुसलमान है वो उसको डोमिनेट कर रहे हैं और वहाँ की जो सोशल डेमोक्रेसी है उसको कहीं ना कहीं चेंज करते जा रहे हैं, और जिससे कि जो लोकल कम्युनिटी है उसे अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और जो बाहर से लोग भाग कर इंडिया में आए हैं वो उसे अपना परमानेंट घर बना रहे हैं। तो ये सब आज की बातें हैं और इस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग अपना फायदा भी ढूंढते हैं, जैसा कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश से लगती हैं वो इन बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के नाम पर यहाँ पर वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलती हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी कहेगी हम भाई कि हम ये जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं हम इनको यहाँ से बाहर निकालेंगे, तो इसी के दम पर यहाँ पर इन्हें वोट्स भी यहाँ पर मिलने लगते हैं इलेक्शंस में, जो कि यहाँ पर एक आम बात मानी जाती है। तो ये खत्म होता है हमारा यूनिट नंबर 10 बीपीएससी 110 का। ये यूनिट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि पिछले 4 सेशंस में इस यूनिट से मतलब 2022 के दोनों सेशंस और 2023 के दोनों सेशंस में इस यूनिट से कोई भी सवाल पूछा नहीं गया। तो इसी वजह से आप इस यूनिट को स्किप तो नहीं कर सकते पर एक बार इसे बस पढ़ सकते हैं, इतना ही कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। थैंक यू सो मच।